हेलो दोस्तों। आज हम लोग विद्युत मोटर और उसके कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ों को समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद विद्युत मोटर और उसका कार्य सिद्धांत बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि धारा चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है। इस बात को चलिए हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि धारा चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, धारा जो है ना, धारा वो चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है। अब ये क्यों चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई परिपथ है, कोई तार है, उस तार में यदि हम लोग धारा I प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों ओर इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आपने इसको ऑस्ट्रेट के प्रयोग में पढ़ा होगा, या फिर आपने किसी के अध्ययन में सुना होगा, या फिर आप अपने टीचर्स जब आप क्लास में पढ़ते होंगे तब आपने ये सुना होगा कि धारा यदि किसी चालक तार में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर धारा किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो बोलिए धारा चुंबक में गति उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको इसी चीज़ को लिखना है, धारा चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है क्योंकि धारा स्वयं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम लोग इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत भी बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है। यानी विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव पे ही काम करता है। जैसे हम लोग विद्युत मोटर को चलाते हैं तो विद्युत मोटर में एक कॉइल लगा होता है जिसमें बहुत सारे तार को ऐसे ऐसे करके लपेट दिया जाता है और उसमें बीच में एक चुंबक लगा रहता है। और जब वो चुंबक लगा रहता है उसमें जैसे ही हम लोग स्विच के साथ साथ धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चुंबक में जो वो तार लपेटे होते हैं उसके कारण उस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो कॉइल घूमने लगता है, और घूमता है तो वो मोटर चलने लगता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यही इसका सिद्धांत है। चलिए, यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। तो देखिए, उससे पहले आप ना इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के जस्ट नीचे आप इसको बना लीजिए, और हम लोग इसी को देख के आगे की चीज़ों को अब हम लोग नोट करेंगे। तो आप जैसे ही बना लेंगे उसके बाद हमें करना है कि अब इन्हीं सारी चीज़ों को देख के हमें इसके कार्य सिद्धांत को लिखना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मतलब ये कॉर्क है, ये कांच की मोटी नली है, हमने यहाँ भी लिखा है, और ये पारा है ये वाला, और ये कॉर्क ही है, और ये छड़ चुंबक है, ये स्विच है, ये बैटरी और ये धारा नियंत्रक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, और ये आपको चित्र अपने से भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि आपको इतना लिखने के बाद नीचे आपको साइड में ये चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को लिखते हैं। तो देखिए, हम लोग अब क्या लिखेंगे, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे अब विद्युत मोटर के, आप यहाँ देखिए, कार्य सिद्धांत हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत के लिए, इतना लिखेंगे, विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत के लिए कांच की एक ये नली है। ठीक है, ये पूरा जो है ऐसा करके, ऐसा, ये कांच की मोटी नली है, हमने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। तो ये कांच की मोटी नली है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत के लिए कांच की एक मोटी नली ली जाती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि कांच की मोटी नली ली जाती है, राइट। उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम जो भी लिखेंगे वो चित्र को देखकर ही लिखेंगे, राइट। उसके बाद तो कांच की मोटी नली है, देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये निचला छोर है, ये ऊपरी छोर है, ये निचला छोर है। तो जिसके निचले छोर पे क्या लगा हुआ है, तो आंसर है कि कॉर्क लगा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे जिसके निचले छोर पर कॉर्क लगा रहता है। ठीक है, जिसके निचले छोर पर कॉर्क लगा रहता है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। हमने यहाँ तक लिख लिया। जो भी लिखेंगे चित्र को देख के लिखेंगे, तो चित्र को बस आपको आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कॉर्क के बीचों बीच एक छड़ चुंबक को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, कॉर्क, राइट।
कॉर्क के एकदम बीच में ये छड़ चुंबक लगा हुआ है ना, एकदम सेंटर में, एकदम बीच में है ना। बिल्कुल आपको चीज़ को ऐसे ही समझना है। देखिए, कॉर्क निचले छोर पर कॉर्क लगा रहता है, कॉर्क के बीचों बीच एक छड़ चुंबक को व्यवस्थित किया जाता है। इतना हम लोग लिख लेंगे, इतना हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए आगे हम लोग फिर समझेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये नली है, नली के थोड़ा ऊपर और ध्रुव से थोड़ा नीचे, नली के थोड़ा ऊपर, नली के थोड़ा ऊपर और ध्रुव से थोड़ा नीचे, ये क्या है? पारा। यहाँ पे पारा भरा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? नली, इस नली के थोड़ा सा ऊपर है और ध्रुव से थोड़ा नीचे है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ध्रुव होता है, ठीक है। तो ध्रुव से नीचे और नली के थोड़ा ऊपर पारे को भर दिया जाता है। हम सारी की सारी चीजें चित्र को देख के लिख रहे हैं, आप भी ऐसे करेंगे तो आपको भी ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इतना लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा कि नली के थोड़ा ऊपर तथा ध्रुव से थोड़ा नीचे पारे को भर दिया जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा, इसके बारे में लिखा और इसके बारे में लिखा। अब क्या बच रहा है? और इसके बारे में भी हमने लिख लिया। अब ये ऊपर बच रहा है, ये बच रहा है, तो क्या लिखेंगे कि नली के ऊपरी छोर पर भी एक कॉर्क लगा रहता है। ऊपरी छोर पर भी एक कॉर्क लगा हुआ है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नली के ऊपरी छोर पर भी कॉर्क लगा रहता है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या बच गया वो देखते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग जैसे ही हमने क्या इसके बारे में लिखा, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, अब बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया है और ये बच गया है और ये बच गया है। हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को ऐसे ही कवर करेंगे और ये पूरा का पूरा कार्य सिद्धांत हम लोगों का हो जाएगा। बस सब चीज़ चित्र देख कर ही लिखना है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और एक दो बार आप लिखेंगे, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ये जो कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क में क्या है? इस कॉर्क के बीचों बीच ये ना एक रॉड है, एक छड़ है, ठीक है। तो जिसके बीचों बीच, इस कॉर्क के बीचों बीच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉर्क के बीचों बीच एक कॉर्क लगा, ऊपरी छोर पर भी कॉर्क लगा रहता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जिसके बीचों बीच एक छड़ को लटकाया जाता है, ठीक है। जिसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच है ना, ये इस कॉर्क के बीचों बीच यहाँ पे एक छड़ को लटकाया गया, ये एक छड़ है, ठीक है, ये एक छड़ है। तो जिसके बीचों बीच एक छड़ को लटकाया जाता है। और देखिए छड़ के निचले छोर पर यहाँ पे इसका नाम, ये एक हुक के तरह लग रहा है ना, तो इसका आप यहाँ पे इसको छड़ लिख लेंगे और इसका नाम यहाँ पे हुक लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको नाम जब लिखा रहेगा तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगा, राइट। देखिए कर्क के बीचों बीच एक छड़ को लटकाया जाता है, छड़ के निचले छोर पर एक हुक लगा रहता है। इतना हम लोग लिख लेते हैं। तो इतना हमने समझा और लिख लिया, ठीक है। क्या लिखा हमने कि कॉर्क लगा रहता है, कॉर्क के बीचों बीच एक छड़ चुंबक को लटकाया जाता है, जिसके निचले छोर पर एक हुक लगा रहता है। हुक लगा हुआ है ना, यहाँ पे हुक लगा हुआ है। अब देखिए हुक की सहायता से एक और यहाँ पे क्या है? एक और है, क्या है? तो एक आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इस हुक की सहायता से ये एक आपका तार है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे तार। आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। नाम जब आप लिख लिख के रखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। और ये है आपका छड़। तो आपको लिख, देखिए आपको सारी चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप क्या है लिख देना है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रियाविधि, ठीक है। यानी वो कैसे कैसे काम करता है, पहले वो काम करता है फिर आगे काम करता है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हुक की सहायता से एक तार को इस प्रकार लटकाया जाता है कि, हुक की सहायता से एक तार को इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका निचला छोर पारे में डूब जाए। देखिए यहाँ पे क्या है? पारा, और इसका निचला छोर यहाँ पे पारा में डूबा हुआ है, ठीक है। पारे में डूब जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं। हुक की सहायता से एक तार को इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका निचला छोर पारे में डूब जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं। हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए हमने यहाँ तक तो पहुँच गया, अब बचा कितना? ये बातें बच गया है लिखने के लिए। इतना बात हमें यहाँ तक ऐसे करके ये बात हमें लिखने के लिए बचा हुआ है, ये सारी बातें लिखने के लिए बचा हुआ है।
तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है। देखिए, पारा में डूब जाए, उसके बाद हमने देखिए एक और तार है जिसको हमने पारा में स्पर्श कराते हुए, एक और तार है ना यहाँ पे, एक और तार है जिसको हमने पारा में स्पर्श कराते हुए, और ये देखिए ऐसे करके सबसे पहले हमने किस में जोड़ा, स्विच। स्विच के बाद फिर आगे बढ़ते हुए हमने बैटरी में जोड़ा, बैटरी के बाद हमने इसको धारा नियंत्रक में जोड़ा, और ये सब देखिए एक लाइन में है, यानी एक तार में ही है, तो ये श्रेणी क्रम के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसी चीज को, पारा में स्पर्श कराते हुए एक तार को, पारा में स्पर्श कराते हुए एक तार को स्विच, बैटरी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में, जो श्रेणी क्रम में फिर आगे हम लोग लिखते हैं। इतना हमने समझा और इतना को पहले नोट करते हैं, फिर आगे समझेंगे, फिर आगे लिखेंगे। पारा में स्पर्श कराते हुए एक तार को स्विच, बैटरी तथा धारा नियंत्रक के साथ साथ श्रेणी क्रम में, क्योंकि यह श्रेणी क्रम है तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हमने यहाँ तक लिखा। अब देखिए आगे समझते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए, ये क्या है, ये वाला आपको हमने अभी क्या नाम बताया इसका, ये एक छड़ है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए इसको किस में जोड़ दिया गया है, तो इसी छड़ में ना जोड़ा गया है, तो जोड़ते हुए छड़ में जोड़ दिया जाता है। क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए छड़ में जोड़ दिया जाता है, इतना लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने चित्र में जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में हमने पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब हमने चित्र के, ये विद्युत मोटर का चित्र है, इसको हमने पूरा का पूरा लिख दिया है वहाँ पे। तो देखिए, जब विद्युत मोटर अगर हम घर में लाएंगे तो हम उसमें उसको चलाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी स्विच रहेगा उस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे। स्विच को दबाएंगे तो इस तार से बैटरी धारा से होते हुए ऐसे करके ये धारा किसमें, यहाँ तक प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग अब लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे कि स्विच की सहायता से, किसकी सहायता से, स्विच की सहायता से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो स्विच की सहायता से, क्योंकि हम लोग स्विच की सहायता से ही ना धारा प्रवाहित करेंगे। हम लोग घर में स्विच टिपते हैं तभी ना धारा किसी भी परिपथ में दौड़ता है और जाके वो जिसमें जो भी उपकरण उसमें लगे होते हैं वो चलने लगता है। तो क्या लिखेंगे, स्विच की सहायता से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो आगे फिर हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग इतना लिख लेते हैं। तो स्विच की सहायता से जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए धारा यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो छड़ है ये किसमें है, नली के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके नली के भीतर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि धारा स्वयं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन साथ में इसमें एक छड़ चुंबक भी लगा हुआ है। तो हमने क्या लिखा था कि धारा चुंबक में गति उत्पन्न कर सकता है। तो अगर इस चुंबक में गति उत्पन्न होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र अगर बनेगा ये पूरा एरिया में, तो ये जो छड़ है इसमें क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक इसको जोड़ के रखा हुआ रहता है और यही घूमने लगता है, ठीक है। क्वाइल जो होता है ना वो घूमने लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा के लिखेंगे। तो देखिए, स्विच की सहायता से जैसे ही धारा प्रवाहित किया जाता है तो नली के भीतर वाला छड़ चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमने लगता है। ये जो चुंबक के ये वाला जो छड़ है, इस चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये तेजी से घूमने लगता है, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नली के भीतर वाला छड़ चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमने लगता है, ठीक है। और देखिए, धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमना ही विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत का ठोस आधार क्या होगा, प्रस्तुत करेगा। देखिए, विद्युत मोटर जो है, ये धारावाही चालक जो है, ये चालक छड़ जो है, इसका चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमना ही, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमना ही
क्या होगा, विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत का ठोस आधार प्रस्तुत करता है। इस बात को भी हम लोग लिख लेंगे। ये धारावाही चालक है ना, ये धारावाही चालक है। इसका इस चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमना विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत का ठोस आधार प्रस्तुत करता है। बस इतना लिखना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने सारी चीज़ों को चित्र की सहायता से ही आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप एक दो बारी से लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए हमने चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर से करें, हम फिर से उस पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको चीज़ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं, ताकि आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए और बहुत अच्छे से फिजिक्स को पढ़ पाए। चीज़ों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो मेरा एक अलग सा तरीका है किसी भी चीज़ को समझाने का। जिस तरह से हमने किसी भी चीज़ को पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।